जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड जेएसएससी के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले झारखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण झारखंड के प्रश्नोत्तर को मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही रोज़ मोटिवेट होता रहूँ और वीडियो डालते रहूँ। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से, चाहे उत्पाद सिपाही के दृष्टिकोण से, चाहे पीजीटी के दृष्टिकोण से, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो टॉपिक मैंने आज चूज़ किया है उससे एक प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त का वह दरबारी कवि कौन था जिसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी थी जिसमें झारखंड भी शामिल था। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी होगी आपका दंडी। तो दोस्तों, गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, जिनका कार्यकाल 355 से लेकर के 380 ईस्वी तक था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों में से आटविक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटनागपुर को किस नाम से जाना जाता था। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटनागपुर को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए कुक्कट देश, ऑप्शन नंबर 2 कुक्कुटलाड, ऑप्शन नंबर 3 किक्कट प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 मुरुंड देश। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटनागपुर को जो है आपका मुरुंड नाम से संबोधित किया गया था। याद रख लीजिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटनागपुर को मुरुंड देश के नाम से संबोधित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुरुंड देश। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसके शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान उस शासक से संथाल परगना में मिला और झारखंड को कुक्कटलाड से संबोधित किया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इनमें से किसके शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान उस शासक से संथाल परगना में ही मिला और झारखंड को कुक्कटलाड से संबोधित किया। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 3 कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल चल रहा था। उज्जैन से लेकर के बंगाल तक जो क्षेत्र था वो विस्तृत था। ठीक है, और इसमें झारखंड भी शामिल था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में ही आए चीनी यात्री फाहियान ने कुक्कुटलाड कहा। तो साधारण सी बात है, आप लोगों को याद रख लेना है। जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल चल रहा था, जो कि आपका उज्जैन से लेकर के बंगाल तक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, और उसी दौरान बंगाल में बिहार पड़ता था और बिहार के अंदर ही बिहार का जो दक्षिण बिहार था उसमें झारखंड भी शामिल था। तो उसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आए थे और उन्होंने इस क्षेत्र को कुक्कटलाड करके संबोधित किए थे। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज की हमारी अगली प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्थान जो है गुप्तकालीन नहीं है। पूछा गया है, गुप्तकालीन नहीं है। ठीक है, महुदी पहाड़, सतगवां गांव, पिठोरिया, बेलवादा ग्राम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेलवादा ग्राम।
गुप्तकालीन अवशेषों में महुदी पहाड़ जो कि हजारीबाग जिले में है, ठीक है, ये हो जाएगा। पर पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर सतगावा नामक जो कि हजारीबाग जिले में है, सतगावा भी हो जाएगा। पिठोरिया जो कि रांची के आसपास है, ये भी हो जाएगा। तो पूछा गया है गुप्तकालीन नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बेलवा दाग ग्राम जो है गुप्तकालीन स्थल जो है सो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज की हमारी 5वीं प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गौड़ शासक शशांक के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर ए, गौड़ शासक शशांक एक कट्टर शैवोपासक थे। शशांक भूतों का उत्पीड़न किया। ये दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। शशांक बौद्धों का है, ठीक ना, बौद्धों का उत्पीड़न किया। ऑप्शन नंबर सी है, 8वीं सदी तक झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तो दोस्तों आप सभी को इन 4 कथनों में से विचार करना है। तो देखिए, जो गौड़ शासक शशांक थे वे एक कट्टर शैवोपासक थे, ठीक है, आप लोग को याद रख लेना है। जो गौड़ शासक शशांक थे वो एक कट्टर शैवोपासक थे। उन्होंने बौद्धों का उत्पीड़न भी किया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। उन्होंने जो है बौद्धों का पूरा उत्पीड़न किया था। तथा दोस्तों 8वीं सदी तक झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा कि 8वीं शताब्दी तक झारखंड में हिंदू धर्म का अस्तित्व पूर्णतया हो चुकी थी। तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से जो है सभी कथन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आज की हमारी अगली प्रश्न है 6 नंबर का, निम्न में से आज के किस स्थान पर हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेनसांग से पहली बार मिला और उसे प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, राजमहल। ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। ऑप्शन नंबर सी, मानभूम। ऑप्शन नंबर डी, छोटनागपुर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, जो हर्षवर्धन थे वो चीनी यात्री ह्वेनसांग से पहली बार राजमहल के क्षेत्र में मिले थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे, ठीक है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है उनसे हर्षवर्धन आपके राजमहल क्षेत्र में मिले थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल क्षेत्र, ठीक है। आज की हमारी अगली प्रश्न है, पश्चिम की ओर से हर्षवर्धन तथा पूर्व की ओर से भास्कर बर्मन द्वारा दबाए जाने पर शशांक अपनी राजधानी पौडुवर्धन खाली कर दिया और फिर उसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण बिहार। ऑप्शन नंबर बी, पलामू। ऑप्शन सी, मानभूम। 4 नंबर, सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा दक्षिण बिहार, क्योंकि उस समय दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार मिला करके पूरा बिहार प्रांत था, जो कि आपका बाद में विभाजन हुआ 2000 में, सन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। दक्षिण बिहार का जो हिस्सा था वो झारखंड कहलाया और उत्तर बिहार का जो हिस्सा था वो बिहार रहा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण बिहार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का, गौड़ शासक शशांक किस नदी के किनारे अपनी राजधानी स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। गौड़ शासक शशांक ने स्वर्णरेखा नदी के किनारे अपनी राजधानी को स्थापित किया। अगली प्रश्न है, प्राचीन भारत का एकमात्र राजा कौन था जिसने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई? माफ़ी चाहता हूँ, इसमें जो उत्तर है वही टाइपिंग करना छूट गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, प्राचीन भारत का एकमात्र राजा वह था जो अपने झारखंड क्षेत्र में राजधानी स्थापित की थी, वो थे शशांक, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़ शासक शशांक। अगली प्रश्न है, शशांक के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? तो शशांक के समकालीन जो नागवंशी राजा थे वो आपका हरिहर राय और गजराय, ये दोनों थे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों।
अगली प्रश्न है, गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय, ऑप्शन नंबर बी फणिमुकुट राय, ऑप्शन नंबर सी यदुनाथ शाह, ऑप्शन नंबर डी गजघंट राय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजघंट राय जो है वो गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, गजघंट राय। अगली प्रश्न है, गुमला चैनपुर के निकट टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, पूर्व मध्य काल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य काल में गुमला के निकट चैनपुर स्थित टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। टांगीनाथ मंदिर के बारे में दोस्तों ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान परशुराम का टांगी वहां पे अभी तक गड़ा हुआ है, जो कि जूट के लोहे का बना हुआ है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगता है। अगली प्रश्न है, इटखोरी से किस शासक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल। ठीक है, चतरा जिले के इटखोरी में महेंद्रपाल वर्मन के जो है आपका शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है, राजरप्पा का छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ की स्थापना किस काल में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी पूर्व मध्य काल, ऑप्शन नंबर सी गुप्तोत्तर काल, ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्य काल में जो है आपका राजरप्पा में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगली प्रश्न है, झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र से मिलता है। यह ताम्रपत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी नरसिंहदेव द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा नरसिंहदेव द्वितीय के द्वारा 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र जारी किया गया था, जिसमें झारखंड का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, अगली प्रश्न है, झारखंड में राज्य निर्माण का आरंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? सदानों को, मुंडाओं को, संथालों को, उरावों को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय मुंडाओं को दिया जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न है, ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय जाता है। उन्होंने निम्न में से किसे मुंडाओं का शासक चुना था? ऑप्शन नंबर ए सुतिया पहान, ऑप्शन नंबर बी फणिमुकुट राय, ऑप्शन नंबर सी मदरा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों रीता मुंडा द्वारा राज्य की स्थापना के पश्चात सुतिया पहान को अपना राज्य का शासक स्थापित किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुतिया पहान। अगली प्रश्न है, सुतिया पहान ने अपनी नव स्थापित राज्य का शासन संचालित करने के लिए कितने गढ़ों में अपने राज्य को विभक्त किया था? 7 गढ़, 8 गढ़, 13 गढ़, 16 गढ़। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा सुतिया पहान ने अपने राज्य को 7 गढ़ तथा 21 परगनों में जो है आपका विभक्त किया था। ठीक है, अगली प्रश्न है, सुतिया पहान ने अपने राज्य के शासन संचालन के लिए 7 गढ़ों में विभक्त किया था। इन 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया गया था? जैसा कि मैंने इसके पहले ही वाला क्वेश्चन में बताया कि 21 परगनों में विभक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था? फणिमुकुट राय, ऋषा मुंडा, सुतिया पहान, मदरा मुंडा। तो जैसा कि आप सभी को पता है फणिमुकुट राय जो थे वो आपका नागवंशी शासक थे, नागवंश के संस्थापक थे। ऋषा मुंडा जो आपका जो राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है वो इन्हीं के द्वारा राज्य की स्थापना किया गया था। उनके बाद इन्होंने सुतिया पहान को जो है अपना राज्य का शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था? तो मुंडाओं का जो अंतिम राजा था दोस्तों वो था मदरा मुंडा। इन्होंने फणिमुकुट राय को गोद लिया था और उन्होंने ही नागवंश की स्थापना की थी। ठीक है, नागवंश की स्थापना की थी।
मुंडाओं के राजा का स्थान, माफ़ कीजिएगा ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है, मुंडाओं के राज्य होगा यहाँ पे, ठीक है। राज्य का स्थान किस वंश ने लिया था? पलामू के रक्सेल वंश, सिंहभूम के सिंह वंश, मानभूम के मान वंश, छोटनागपुर के नाग वंश। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा छोटनागपुर के नाग वंश, जो कि फनी मुकुट राय के द्वारा नाग वंश की स्थापना की गई थी। उन्होंने ही मुंडाओं के राजवंश की जो है जगह को स्थानांतरित किया था। अगली प्रश्न है, नागवंश राज्य की स्थापना निम्न में से किस सदी में मानी जाती है? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये 10वीं सदी होगा, ठीक है। क्योंकि इनके राज्य की स्थापना को लेकर के बड़े बड़े विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन उन्हीं विद्वानों में से एक थे जे रीड साहब। उनका जो मत है वो ज़्यादातर तर्कसंगत लगता है और उन्हीं के आधार पे जो नागवंशी राज्य की स्थापना है वो 10वीं सदी के आसपास मानी जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली प्रश्न है, नागवंशी प्रथम शासक, आप लोगों को बताना है कि नागवंशी प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय, प्रताप राय, मदरा मुंडा, निम्न में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि नागवंश जो राज थी उसकी स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने अपने राज्य का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए कितने परगनों में राज्य को जो है विभक्त किया था? 7, 22, 66, 18। तो इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फनी मुकुट राय ने अपने राज्य को 66 परगनों में जो है विभक्त किया था, ठीक है। अगली प्रश्न है, फनी मुकुट राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फनी मुकुट राय पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर नरेश को पराजित किया। फनी मुकुट राय अपनी राजधानी सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। अपने राज्य में 11 आदिवासियों को बसाया। और ऑप्शन नंबर 4 है, सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों फनी मुकुट राय के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो फनी मुकुट राय पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर नरेश को पराजित किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। फनी मुकुट राय अपनी राजधानी सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया था, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चौथी नागवंशी शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया ले गया? मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय, भीमकर्ण। आप लोगों को बताना है कि चौथे नागवंशी शासक कौन थे जिसने अपनी राजधानी को बदल करके सुतियांबे से चुटिया लेकर गया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय के द्वारा। प्रताप राय नागवंशी शासक के चौथे राजा थे। इन्होंने ही अपने राजधानी को सुतियांबे से बदल करके चुटिया किया था, ठीक है, चुटिया किया था। अगली प्रश्न है, गौंड शासक शशांक के द्वारा झारखंड शेर पर आक्रमण के समय नागवंश पर किसका शासन चल रहा था? ये माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। गौंड शासक शशांक द्वारा झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण के समय नागवंश पर किसका शासन चल रहा था? ऑप्शन नंबर ए है मुकुट राय, ऑप्शन नंबर बी है मदन राय, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर राय, ऑप्शन नंबर डी है हरि राय। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौंड शासक जब शशांक के द्वारा झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था उस समय नागवंशी राजा सुंदर राय का जो है शासन चल रहा था। आज की हमारी अगली प्रश्न है दोस्तों, नदी में से किस नागवंशी की मृत्यु, माफ़ कीजिएगा ये भी थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग मोबाइल से चूँकि टाइपिंग करता हूँ जिस कारण से प्रिंटिंग एरर हो जाता है। निम्न में से किस नागवंशी राजाओं में से एक शासक की मृत्यु नदी में डूबने से हुई थी? प्रश्न ये है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक की मृत्यु नदी में डूबने से हुई थी? मुकुंद राय, सुंदर राय, मदन राय, हरि राय। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुंद राय, ठीक है। मुकुंद राय वे नागवंशी राजा थे जिनकी मृत्यु नदी में डूबने के कारण हो गई थी। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारी सेकंड लास्ट प्रश्न है आज की। निम्न में से
किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, VVI करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनी शिकार से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप सभी को बताना है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन जो है सो शुरू किया था? कंचन राय, मुकुंद राय, उमदीन राय और सुंदर राय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचन राय। ठीक है, इन्हीं का शासनकाल था दोस्तों जब जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। और ये जनी शिकार है दोस्तों, ये झारखंड की जनजातीय महिलाओं द्वारा किया जाता है और 12 साल में एक बार जो स्त्रियां हैं पुरुषों के कपड़े, पुरुषों के वेशभूषा धारण करके रोड पे शिकार पे निकलती हैं। और दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है कि ये महिलाएं रोड पे शिकार पे निकलती है और कुछ भी शिकार करके ले जाती है, उनको पकाती है, उनको खाती है, पिकनिक जैसा करती है और फिर घर जाती है। और ये त्यौहार 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, अगली और आखिरी प्रश्न है आज की हमारी, नागवंश का कौन सा ऐसा पहला शासक हुआ जिसने राज्य के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? जिसने राजा के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है भीमकर्ण, ऐसे ही लिखा हुआ है कर्ण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। नागवंश शासन का ऐसे शासक थे जिन्होंने राय के जगह पे कर्ण की उपाधि जो है धारण की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की हमारी आखिरी प्रश्न। कैसी लगी आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर दें। जोहार दोस्तों, धन्यवाद।